दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और ये हकीकत भी है। जब किसी जोड़े को प्यार होता है या एक तरफा प्यार होता है तो वो ये भूल जाते हैं कि प्यार में अंधे होकर वो कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। आज का जो कहानी है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। जब किसी को प्यार होता है तो वो रिश्ते की मर्यादा और रिश्ते पहले से क्या चले आ रहे हैं ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और प्यार में पड़कर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से एक क्राइम जन्म लेता है। आज की जो कहानी है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है कि एक ऐसा रिश्ता जिसने समाज की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया और उसके बाद जो क्राइम हुआ उस क्राइम की दिल दहला देने वाली कहानी है। हम कहानी शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर इस प्यार भरे जोड़े ने ऐसा क्या किया या इस प्यार भरे जोड़े के साथ क्या हुआ। बिहार के जिला भागलपुर स्थित कजरैली इलाके का एक गांव है गौराचक। वैसे तो इस गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुतायत यादवों की है। यहाँ के यादव साधन संपन्न हैं और उसमें एकता भी है। उनकी एकजुटता की वजह से पास पड़ोस के गांव के लोग भी उनसे टकराने से बचते हैं। इसी गांव में परमानंद यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और दो बेटे थे। बेटी बड़ी थी और जिसका नाम सोनी यादव था। साधारण शक्ल सूरत और भरे पूरे बदन की सोनी यादव काफ़ी मिलनसार और महत्वाकांक्षी थी। उसके अंदर काफ़ी कुछ कर गुजारने की जिद भी थी। दो बेटों के बीच इकलौती बेटी होने की वजह से सोनी यादव को घर में सभी प्यार करते थे। उसकी हर एक फरमाइश पर वो पूरी करने के लिए आमादा हो जाते थे। सोनी के पड़ोस में हिमांशु यादव रहता था। रिश्ते में वो सोनी उसकी बुआ लगती थी, यानी दोनों का जो रिश्ता था वो बुआ भतीजी का था। दोनों हम उम्र भी थे और साथ साथ पले बड़े भी थे। वह बचपन से एक दूसरे के करीब रहते रहते जवानी में पहुंचकर और ज़्यादा करीब आ गए, यानी बचपन के रिश्ते जवानी में आकर सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए प्यार के रिश्ते की माला में गुथ गए। सोनी यादव और हिमांशु यादव एक दूसरे से प्यार करते थे, इतना प्यार कि एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। वो जानते थे कि उनके बीच बुआ भतीजे का रिश्ता है। इसके बावजूद भी अंजाम की परवाह किए बगैर प्यार की पींगे बढ़ाने लगे। बुआ भतीजे का रिश्ता होने की वजह से घर वालों ने भी उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक दिन दोपहर का वक्त था। सोनी यादव से मिलने हिमांशु यादव उसके घर गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सोनी यादव सोफे पर अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। हिमांशु यादव को देखते ही मारे खुशी के उसका चेहरा खुल उठा। हिमांशु यादव के भी चेहरे पर रौनक आ गई और वह भी मुस्कुरा दिया। तभी सोनी ने उसे पास बैठने का इशारा किया तो वह उसके करीब बैठ गया। क्या बात है सोनी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? हिमांशु चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोला। चाचा चाची कहीं बाहर गए हैं क्या? वह बोली, हाँ, आज सुबह ही मम्मी पापा किसी काम से बाहर चले गए हैं और वो शाम तक ही लौटेंगे और दोनों भाई भी स्कूल गए हैं। हिमांशु ने पूछा, इस एकांत में बैठी तुम क्या सोच रही हो? सोनी बोली, यही कि सामाजिक मान मर्यादाओं को तोड़कर जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ाए हैं, क्या समाज हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? हिमांशु ने तुरंत कहा, शायद समाज हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार ना करे। सोनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फिर क्या होगा हमारे प्यार का? मुझे तो उस दिन की सोचकर ही डर लगता है जिस दिन हमारे इस रिश्ते के बारे में माँ बाप को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हमें जुदा करने की कोशिश करेंगे। सोनी की आंखों में आंखें डाले हिमांशु ने आगे बोला, इससे भी जब उनका जी नहीं भरेगा तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अरे हमने प्यार किया है तो डरना क्या? सोनी, मेरे जीते जी तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वह बोली,
सच? इतना प्यार करते हो मुझसे? हिमांशु ने तैश में कहा। चाहो तो आजमा लो, पता चल जाएगा। ना बाबा ना, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए पूछ लिया। अच्छा अभी बताता हूँ, रुक, कहते हुए हिमांशु ने सोनी को अपनी बाहों में भींच लिया। वह कसम कसाती हुई उसमें समाती चली गई। एक दूसरे के स्पर्श से उनके तन बदन की आग भड़क उठी और कुछ देर तक वो एक दूसरे में समाये रहे। जब होश आया तो वो नज़रें मिलाकर मुस्कुरा पड़े और फिर हिमांशु वहाँ से चला गया। लेकिन उनका यह प्यार और ज़्यादा दिनों तक घर वालों की आंखों से छिपा नहीं रह सका। सोनी के पिता को जब जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परमानंद यादव बेटी को लेकर गंभीर हुए तो दूसरी ओर उन्होंने हिमांशु से साफ तौर पर मना कर दिया कि आइंदा वह ना तो सोनी से बातचीत करेगा और ना ही उनके घर की ओर मुड़कर देखने की कोशिश करेगा। अगर उसने दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेम प्रसंग की बातें गांव और मोहल्ले में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। परमानंद यादव बहुत कोशिश की कि यह बात किसी और के कानों तक ना पहुँचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाख छिपाने के बावजूद भी पूरे मोहल्ले में सोनी यादव और हिमांशु यादव की प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे। इससे परमानंद यादव का मोहल्ले में निकलना दूभर हो गया। परमानंद यादव ने सोनी पर कड़ा पहरा बिछा दिया। सोनी के घर से बाहर अकेला जाने पर पाबंदी लगा दी गई। पत्नी से भी उन्होंने कह दिया कि सोनी को अगर घर से बाहर जाना भी पड़ेगा तो उसके साथ घर का कोई एक सदस्य जरूर जाएगा। पिता द्वारा पहरा बिठा देने से हिमांशु और सोनी की मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। सोनी की हालत जल बिन मछली की तरह हो चुकी थी। उसे ना तो खाना पीना अच्छा लगता था और ना ही किसी से मिलना जुलना। उसके लिए एक एक पल काटना पहाड़ जैसा लगता था। सोनी की एक झलक पाने के लिए वह बेताब था। पागल दीवानों की तरह वह यहाँ से वहाँ भटकता फिरता था। उसकी हालत देखकर माँ जेलस देवी काफ़ी परेशान रहती थी। माँ ने भी बेटे को काफ़ी समझाया कि उसने जो किया है उसे समाज बिरादरी कभी मान्यता नहीं दे सकती। रिश्ते के बुआ भतीजे की शादी में कोई स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर है तुम इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मगर हिमांशु माँ की बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उधर सोनी ने भी अपनी माँ से कह दिया कि वह हिमांशु के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। माँ ने बहुत समझाया लेकिन प्रेम में अंधी सोनी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। माँ भी क्या करती। जब समझाते समझाते वह थक गई तो उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया। काफ़ी देर बाद सोनी की समझ में आया कि उसे आज़ादी पानी है तो क्या पहले घर वालों को विश्वास दिलाना होगा कि वह हिमांशु को पूरी तरीके से भूल चुकी है। घर वालों को जब उस पर विश्वास हो जाएगा तब वह इसका फ़ायदा उठाकर हिमांशु तक पहुंच सकती है, और अगर वो एक बार उसके पास पहुंच गई तो उसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ये दिमाग में विचार आते ही सोनी का चेहरा खिल उठा और वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए माँ की गोद में जाकर समा गई। माँ मुझे माफ़ कर दो, वाकई मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपकी बात नहीं मानी और इसीलिए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची। मेरी ही वजह से आपको और पापा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बताओ अब मैं क्या करूं? देख बेटे, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर तू तो मेरा अपना खून है। माँ ने सोनी को समझाया। मैं तो कहती हूँ बेटी कि जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। तेरी शादी मैं अच्छे से अच्छे खानदान में करूँगी। इसके बाद माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलकर पश्चाताप के आंसू पोंछती रही। माँ को विश्वास में लेकर सोनी मन ही मन खुश थी। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थिरक उठी थी। माँ बाप को भी जब पक्का यकीन हो गया कि सोनी ने हिमांशु से बात करनी बंद कर दी है तो उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर की पाबंदी भी हटा दी। पिता परमानंद अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगे ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। परमानंद यादव को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि उसकी योजना प्रेमी के साथ फुर हो जाने की थी। योजना के मुताबिक सोनी ने माँ के सामने ननिहाल जाने की इच्छा प्रकट की तो माँ ने उसे मना नहीं किया। सोचा कि बेटी ननिहाल घूम आएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा, और यही सोचकर सितंबर 2016 में उसे बेटे के साथ ननिहाल भिजवा दिया।
ननिहाल पहुंचते ही सोनी आज़ाद पंछी की तरह हो गई थी। उसने हिमांशु को फ़ोन कर दिया कि वह ननिहाल में आ गई है। यहाँ उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है, इसलिए वह यहाँ आकर उससे मिल सकता है। यह खबर मिलते ही हिमांशु उसके ननिहाल पहुँच गया। महीनों बाद दोनों एक दूसरे से मिले। उन्होंने पहले जी भर कर एक दूसरे को प्यार किया। उसी वक्त सोनी ने हिमांशु से कह दिया कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। वो उसे यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह ले चले जहाँ उनके अलावा कोई तीसरा ना हो। हिमांशु भी यही चाहता था कि सोनी को लेकर वह इतनी दूर चला जाए जहाँ अपनों का साया तक उन तक ना पहुँच सके। सोनी घर से भागने के लिए हिमांशु पर दबाव बनाने लगी। प्यार के सामने विवश हिमांशु यार दोस्तों से कुछ रुपयों का बंदोबस्त करके उसे लेकर दिल्ली भाग गया। परमानंद यादव को जब पता चला तो वह आग बबूला उठा। उसने हिमांशु और उसके घर वालों के खिलाफ गजरैली थाने में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। अपहरण का मुकदमा दर्ज होते ही गजरैली थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने हिमांशु के घर पर दबिश दी। हिमांशु घर से गायब मिला तो पुलिस हिमांशु की मां जेलस देवी को थाने ले आई। उससे सख्ती से पूछताछ की लेकिन वह कुछ नहीं बता पाई। तब पुलिस ने जेलस देवी को घर भेज दिया। कई महीनों बाद जब सोनी का पता नहीं चला तो पुलिस हिमांशु और सोनी को हाजिर कराने के लिए जेलस देवी पर बार बार दबाव बनाती रही। कहीं से यह बात हिमांशु को पता चल गई कि पुलिस उसकी मां को बार बार परेशान कर रही है। तब 8 महीने बाद हिमांशु सोनी को लेकर घर लौट आया। सोनी ने अदालत में हाजिर होकर न्यायाधीश के सामने यह बयान दिया कि वह बालिग हो चुकी है, अपनी मन मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी है। अब रही बात मेरे अपहरण करने की, तो मैं अपनी मर्जी से ननिहाल गई थी, वहीं रह रही थी। हिमांशु ने मेरा अपहरण नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी से कहीं गई थी। हिमांशु निर्दोष है। भरी अदालत में सोनी के बयान सुनकर परमानंद यादव और उनके साथ आए लोग दंग रह गए, क्योंकि उसने हिमांशु के पक्ष में बयान दिया था। सोनी के बयान के आधार पर अदालत ने हिमांशु को मुक्त कर दिया। यह बात सोनी की वजह से ही हुआ था, इसलिए परमानंद यादव भीतर ही भीतर जल भुन कर रह गया। उस समय तो उसने समझदारी से काम लिया। वह सोनी को लेकर घर आ गया और हिमांशु भी अपने घर चला गया। घर जाकर परमानंद यादव ने सोनी को बंद कमरे में खूब मारा पीटा, फिर उसे उसी कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद परमानंद यादव ने ठान लिया कि हिमांशु की वजह से ही पूरे समाज में उसके परिवार की नाक कटी है, इसलिए वह उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वह धीरे धीरे गांव के लोगों को भी हिमांशु के खिलाफ भड़काने लगा कि उसकी वजह से ही पूरे गांव की बदनामी हुई है। योजना को अंजाम देने के लिए परमानंद यादव ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वह और उसका परिवार एकदम शांति से रहने लगा, ताकि हिमांशु को रास्ते से हटाने के बाद सभी को यही लगे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। परमानंद अभी यह ताना बाना बुन ही रहा था कि एक नई घटना घट गई। 20 अप्रैल 2017 को सोनी फिर हिमांशु के साथ भाग गई। इस बार हिमांशु के साथ हिमांशु का परिवार भी खड़ा था। दोनों का प्यार देखकर घर वालों ने दोनों की सहमति से मंदिर में शादी करा दी। शादी के 15 दिनों बाद हिमांशु और सोनी फिर गांव लौट आए। इस बार सोनी अपने घर की बजाय हिमांशु के घर चली गई। हिमांशु और सोनी के लौटने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले दोनों की हिम्मत देखकर हैरान थे कि हिम्मत तो देखिए, रिश्तों को कलंकित करते कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची, जो गांव को बदनाम करने फिर से यहाँ आ गए। खैर, जैसे ही ये खबर परमानंद यादव को मिली तो उनका खून खौल उठा और वह आपे से बाहर हो गया। अगले दिन यानी 5 जून 2017 को सुबह के करीब 10 बजे गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत परमानंद यादव के दरवाजे के सामने रखी गई। उसमें सैकड़ों की तादाद में गांव वालों के अलावा 21 पंच भी जुटे। सभी पंच परमानंद यादव के पक्ष में खड़े उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। पंचायत में हिमांशु के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। पंचायत की अगुवाई गांव के गणेश यादव कर रहा था। एक दिन पहले ही गणेश यादव जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पंचायत में प्रताप यादव सिपाही भी था।
वह बक्सर में तैनात था और कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया था। उसी की मध्यस्थता में पंचायत की शुरुआत हुई। 10 बजे शुरू हुई पंचायत शाम 5 बजे तक चली और अंत में पंचों ने एक मत होकर हिमांशु के खिलाफ तुगलकी फरमान सुना दिया कि हिमांशु ने जो किया है वह बहुत गलत किया है। उसकी करतूतों से गांव में भारी बदनामी भी हुई है। उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ताकि आइंदा गांव का कोई भी दूसरा युवक ऐसी जुर्रत करने के बारे में सोच भी न सके। सभी पंचों ने कहा कि हिमांशु की गलती सजाए मौत है, उसे जान से मार देना चाहिए। इस पर पंचायत के सभी लोग सहमत हो गए और सभी ने लाठी डंडा तलवार पिस्टल ईंट आदि लेकर उसके घर पर एकाएक हमला बोल दिया। हिमांशु यादव घर पर ही मौजूद था। उसके घर का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को तोड़कर लोग उसे घर के भीतर से खींच कर ले आए और उसका शरीर गोलियों से छलनी करके पूरी भड़ास निकाल दी। इसके बाद महिलाएं उसकी गर्भवती पत्नी सोनी को भी कमरे से खींच कर लेकर आ गई। उसके बाद से आज तक यह नहीं पता है कि वह जिंदा है या नहीं, या उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। बेटे और बहू को बचाने गई हिमांशु की मां जेलस देवी भी पंचों के कोप का शिकार बन गई। उसे भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया। पंच बने आताताइयों का जब इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने उसके घर को आग लगा दी और फरार हो गए। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना जैसे ही थाना कजरैली के थाना प्रभारी विजय कुमार को मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए और वह तत्काल फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचते ही सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी मनोज कुमार, एसपी सिटी और सीओ गौराचक गांव पहुंच गए। पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के बाद पुलिस ने आताताइयों के घर दबिश दी, लेकिन वे सभी अपने अपने घरों से फरार मिले। पुलिस ने हिमांशु की घायल मां जेलस देवी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचवा दिया। हिमांशु की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मौके से कई खाली खोखे बरामद हुए और गांव का तनावपूर्ण माहौल देखते हुए एसएसपी ने वहां पीएसी की 2 टुकड़ियां तैनात कर दी ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। पुलिस ने अस्पताल में जेलस देवी के बयान लिए तो उसने पूरी घटना सिलसिलेवार बता दी और उसके बयान के आधार पर कजरैली थाने में हत्या का प्रयास और बलवा करने की विभिन्न धाराओं में 21 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में बहू सोनी के पिता और मुख्य आरोपी परमानंद यादव सहित सुनील यादव, भीतो यादव, सुमन यादव, सीताराम यादव, विवेक यादव, प्रकाश यादव उर्फ विक्की, पूसो यादव, राजा यादव, पंकज यादव, प्रकाश यादव, अधिक यादव, प्रताप यादव सिपाही, विजय यादव, अजबलाल यादव, गणेश यादव, वरुण यादव, सुमन यादव, अरुण यादव, कुशी यादव और गोपाल यादव को नामजद आरोपी बनाया गया। हिमांशु यादव की पत्नी सोनी यादव के अपहरण का अलग से मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे में आरोपी आशा देवी, राधा देवी, रुक्मणी देवी, मनीषा देवी, अंजू देवी, अन्नू देवी, नागो यादव और अब्बो देवी को नामजद किया गया। यह सब भी अपने अपने घर से फरार मिले, पर 2 हमलावर प्रकाश यादव और राजा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया। घटना के बाद गांव के लोग 2 खेमों में बंट गए। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए। हिमांशु हत्याकांड और सोनी अपहरण के आरोपियों का पुलिस पता तक नहीं लगा सकी। समाचार पत्र इस लोकमर्सर घटना की खबरें छाप छाप कर पुलिस की नाक में दम कर रहे थे। दबाव बनाने के लिए पुलिस ने 20 जून 2017 को न्यायालय से आरोपियों की संपत्ति की कुर्की जब्त करने के आदेश ले लिए। आरोपियों को जब पता चला कि पुलिस ने न्यायालय से उनकी संपत्ति की कुर्की जब्त के आदेश ले लिए हैं, तो सीताराम यादव, सुनील यादव, विवेक यादव, अरुण यादव, कुशो यादव और सुमन यादव ने 14 जुलाई 2017 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले भी 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था और 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।
बाकी अभियुक्तों को भी पुलिस तलाशती रही थी। 30 जुलाई 2017 को मुख्य आरोपी परमानंद यादव को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बांका जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे सोनी के बारे में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। इस केस में अजब लाल यादव भी आरोपी था, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी बेटी अनुष्ठा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कहा कि उसके पिता को गलत फंसाया गया है। मानवाधिकार आयोग ने 8 जनवरी 2018 को एसएसपी मनोज कुमार से हिमांशु हत्याकांड की ताज़ा रिपोर्ट देने को कहा। आयोग के सवालों के जवाब देने के लिए एसएसपी ने डीएसपी सिटी को अधिकृत कर दिया। कहानी लिखे जाने तक जवाब तैयार नहीं हुआ था। अपहृत सोनी का कुछ भी पता नहीं चल सका था। हिमांशु के घर वालों ने अपहरण करके सोनी की हत्या की आशंका भी जताई थी। प्यार और भागकर सोनी के साथ शादी रचाने वाले हिमांशु यादव के लिए जान पर आफत हो गई। उसकी जान ले लेने वाले सभी 19 आरोपियों को 2 साल बाद 25 जुलाई 2019 शाम भागलपुर की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, और कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो आज मेरे पास कोई कमेंट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, आपकी मेल्स आई हैं जिनको मैं पढ़ना ज़रूर पसंद करूँगी। तो मेरे पास सबसे पहली जो मेल आई है वो है कृपाल टीएम, और ये यूपी से है, और इन्होंने लिखा है नाइस स्टोरी। तो तहे दिल से धन्यवाद कृपाल जी, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। इसके अलावा उषा रावत जी का मेल आया है, और इन्होंने लिखा है कि टुडे इज़ माय वेडिंग एनिवर्सरी, और मैं चाहती हूँ कि चैनल के माध्यम से आप मेरी एनिवर्सरी विश करें। तो उषा रावत जी, तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और लंबी उम्र मिले ऊपर वाले की तरफ से। इसके अलावा मेरे पास मेल आया है रमाकांत, और ये हैं कोलकाता से। इन्होंने लिखा है कि टुडे इज़ माई डॉटर्स बर्थडे। आज इनकी बेटी का बर्थडे है, और इनकी बेटी का नाम जो है वो प्रिशा है। तो प्रिशा को बर्थडे की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे उस बच्ची को बहुत लंबी उम्र मिले और हमेशा तरक्की मिलती रहे। तो तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का मेल करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। बस ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।